अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 का जो सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर, इसके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 से लेके 12 तक का जो सीरीज है, उसका ये तीसरा लेक्चर है। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 से लेकर 12 तक का जो सीरीज है, सभी का वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा ये जो पुराना वीडियो है, आप लोगों ने इसे जरूर देखा रहेगा। अभी तक इस पे 1 मिलियन व्यूज़ यानी 10 लाख व्यूज़ आ चुके हैं और 25,000 लोगों ने इसे लाइक किया है। तो आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। वीडियो भले ही पुराना है, लेकिन इसमें नॉलेज जो है बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हम लोग अभी यहाँ क्लास 6 स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो उतना डीप में मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। यहाँ पे मैं आपको खाली बेसिक पढ़ा सकता हूँ। जब मैं क्लास 11th की ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, तब आपको फिर से इस टॉपिक को मैं अच्छे से सिखाऊँगा। लेकिन अगर आपको और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को सीखना है, समझना है, तो आप ये मेरा वीडियो जरूर देख लेना। मेरा और एक वीडियो है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा को ही क्यों भारत का भारतीय मानक समय कहते हैं, इसको भी आप देख सकते हो। इसका लिंक जो रहेगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके इसे देख लेना। थोड़ा सा जो आपका नॉलेज है वो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सीरीज शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पृथ्वी का सही आकार क्या है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर लोगों से पूछा जाता है कि पृथ्वी का सही आकार क्या है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि पृथ्वी का आकार जो है गोल है, बहुत सारे लोग कहते हैं पृथ्वी अंडाकार है। तो इसके लिए एक शब्द दिया गया है। अगर आपसे कोई पूछेगा पृथ्वी का सही आकार क्या है, तो इसके लिए एक शब्द बनाया गया है, आपको वही शब्द बोलना है। छोटे बच्चों जैसा नहीं बोलना है कि पृथ्वी का सही आकार जो है वो अंडाकार है, ठीक है, गोल है। तो याद रखना, हमारी पृथ्वी जो है वो गोल नहीं है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। यह जो है उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ा चपटी हुई है तथा मध्य में उभरी हुई है। तो हमारे पृथ्वी का आकार कैसा है, तो हमारा पृथ्वी जो है उसका आकार कुछ जो है इस प्रकार है। पृथ्वी क्या है, ध्रुवों पर, यहाँ पे इसको ऊपर वाले और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। तो ध्रुवों पर ये थोड़ा सा चपटी हुई है और बीच में जो है क्या है, थोड़ा सा उभरी हुई है। तो इस आकार के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो हिंदी में उसे हम लोग भू आभ कहते हैं और अंग्रेजी में इसे हम लोग जियोइड कहते हैं। तो हमारे पृथ्वी का आकार कैसा है, आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बताओगे, जियोइड, और हिंदी में क्या बताओगे, भू आभ। तो हमारे पृथ्वी का जो सही आकार है वो भू आभ यानी कि जियोइड है। तो जियोइड होता क्या है, जियोइड का मतलब क्या है, ध्रुवों के पास थोड़ा सा चिपटी होना और बीच में थोड़ा सा उभरी होना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जियोइड कहते हैं। मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे पृथ्वी के आकार के बारे में। आइए आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे ग्लोब क्या है। देखो, हमारी धरती बहुत बड़ी है। धरती इतनी बड़ी है कि इसको देखने के लिए हमें आसमान में जाना पड़ेगा। आसमान में जाने के बाद जब हम दूर से धरती को देखेंगे तभी देख पाएंगे। तो हमारे धरती यानी पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, इसका छोटा सा एक मॉडल बना दिया। उसी मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। यहाँ पे मैंने ग्लोब का चित्र दिखाया है ताकि आप इसको आसानी से देख पाओ और समझ पाओ। तो ग्लोब को परिभाषित कैसे आप करोगे, कोई पूछेगा ग्लोब क्या है तो आप उसे कैसे बताओगे। तो ध्यान रखना, ग्लोब जो है हमारे पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल होता है। तो ग्लोब क्या होता है, हमारा पृथ्वी बहुत बड़ा है, इसे हम लोग देख नहीं सकते। तो इसका स्टडी यानी अध्ययन करने के लिए हमने क्या किया, ग्लोब बना दिया, यानी पृथ्वी का छोटा सा मॉडल तैयार कर दिया ताकि हम लोग पृथ्वी के बारे में गहराई से अध्ययन कर सकें। तो ग्लोब क्या होता है, तो ग्लोब हमारे पृथ्वी का एक छोटा सा क्या होता है, मॉडल होता है। ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। तो ग्लोब क्या है, ग्लोब मतलब लघु रूप, लघु का मतलब होता है छोटा, पृथ्वी का लघु रूप है। ग्लोब क्या है, पृथ्वी का लघु रूप, लघु का मतलब होता है छोटा। तो ग्लोब क्या है, पृथ्वी बहुत बड़ा है तो इसका छोटा सा एक
मॉडल तैयार किया गया, लघु रूप तैयार किया गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। वास्तविक, वास्तविक का मतलब क्या है, जैसे हमारी पृथ्वी दिखती है ठीक उसी प्रकार हमने इसका मॉडल तैयार किया है, जो कि उसका क्या है, प्रतिरूप है। प्रतिरूप का मतलब होता है मॉडल। ग्लोब पर किन चीजों को दर्शाया जाता है, तो याद रखना ग्लोब पर जो है देशों को दिखाया जाता है, महाद्वीपों को दर्शाया जाता है और महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोब पर क्या क्या दर्शाया जाता है, क्या क्या दिखाया जाता है, तो याद रखना ग्लोब पर देशों को दिखाया जाता है, महाद्वीपों को दिखाया जाता है और महासागरों को दिखाया जाता है। आप देख सकते हो ये नीले कलर का जो भाग दिखाई दे रहा है सब क्या है, ये महासागर है। बाकी यहाँ पे जो हरा कलर अलग अलग कलर में दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, ये सब महाद्वीप हैं। और महाद्वीप के अंदर देखोगे यहाँ पे छोटे छोटे काले अक्षरों में लिखा है, तो ये सब क्या है, देश हैं। तो ग्लोब के ऊपर जो है देशों, महाद्वीपों और महासागरों को दर्शाया जाता है। मुझे यकीन है कि आप ग्लोब समझ गए होंगे। आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे अक्ष यानी एक्सिस क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्लोब है। तो ग्लोब के बीच में यहाँ पे देख रहे हो, ए वाले भाग पे थोड़ा सा ध्यान देना और यहाँ पे ध्यान देना। तो ग्लोब कैसा है, फुटबॉल के जैसा मान लेते हैं। ग्लोब कैसा है, फुटबॉल के जैसा है। आप एक फुटबॉल ले लीजिए और ऐसा फुटबॉल ले लीजिए कि जिसमें मतलब लकड़ी वगैरह डालने पे उसमें एक हवा ना निकले। तो एक फुटबॉल लेके उसके बीचों बीच क्या करिए, एक लकड़ी डाल दीजिए या कोई सुई डाल दीजिए एकदम बीचों बीच। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ से एक, जैसे मान लेते हैं आप सुई डाले फुटबॉल में, यहाँ से यहाँ तक निकाल दिए, तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बन रहा है, देख रहे हो। इसी के सहारे क्या होता है, हमारा ग्लोब गोल गोल घूमता है। आप एक फुटबॉल ले लो और फुटबॉल के बीचों बीच एक सुई डाल दो, इस पार से इस पार निकाल दो और गोल गोल फुटबॉल को घुमाओ। देखो फुटबॉल क्या होगा, गोल गोल घूमेगा। मैंने क्या बोला, एक ऐसा फुटबॉल लेना जिसकी हवा ना निकले, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, ग्लोब को कैसे परिभाषित करोगे। आप देखेंगे कि एक सुई जो है ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है। हमने देखा एक झुकी हुई हमारी पृथ्वी या ग्लोब, ऐसा थोड़ा सा देखोगे झुकी हुई है। तो इसके बीच में यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक सुई गई है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग अक्ष या इसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। तो एक्सिस क्या होता है, तो हमारे ग्लोब में एक यहाँ से लेके यहाँ तक सुई गई है, इसी सुई को हम लोग क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं या एक्सिस कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिससे होकर सुई गुजरती है उसे उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से सुई को डाला गया है और इस तरफ जो है सुई को निकाल दिया गया है। ग्लोब पे जहाँ से सुई जाती है और जहाँ तक निकलती है, तो ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर ध्रुव, और नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिण ध्रुव। तो याद रखना, जहां से ग्लोब में सुई को धंसाया जाता है यहाँ से, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा हो गया क्या, दक्षिण ध्रुव, और इधर ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तर ध्रुव। तो ध्रुव क्या होता है आप समझ गए होंगे, इसे हम लोग धुरी भी बोलते हैं। हम लोग कहते हैं ना पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। धुरी मतलब ध्रुवों पर। यहाँ पे देख रहे हो, ये हो गया दक्षिण ध्रुव, ये हो गया उत्तर ध्रुव। इसी के सहारे, अपने अक्ष के सहारे ग्लोब क्या होती है, गोल गोल घूमती है। आगे ध्यान दो, ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति यानी पृथ्वी के जैसा पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। तो हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, तो याद रखना हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर घूमती है। तो यहाँ पे पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है। तो हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो ग्लोब को भी हम लोग ऐसे घुमा सकते हैं। तो हमारी पृथ्वी क्या है, गोल गोल घूमती है। कैसे घूमती है, पश्चिम से लेके पूर्व की तरफ घूमती है। तो बीच में काल्पनिक रेखा बनता है। इसी काल्पनिक रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। इसे ही अंग्रेजी में हम लोग एक्सिस कहते हैं। ध्यान रखना, पृथ्वी के ऊपर ना तो कोई ऐसी सुई है, ना तो कोई ऐसा जो है अक्ष है। हमारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है, एक काल्पनिक रेखा है। हम अपनी सुविधा के लिए, इसका अध्ययन करने के लिए जो ग्लोब बनाए हैं, ग्लोब के ऊपर इसे दर्शाने की कोशिश की है। समझ में आ गया। लेकिन ठीक इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी क्या करती है,
पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो कोई आपसे पूछेगा कि ये जो सुई है ग्लोब के अंदर जाती है, तो क्या पृथ्वी के अंदर भी कोई सुई है? तो नहीं है, एक सिर्फ काल्पनिक है, एक इमेजिनरी, ऐसा हमने मान लिया है कि एक अक्ष है, एक लाइन है, जिसके सहारे क्या करती है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे अक्ष क्या होता है। आइए आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे विषुवत वृत्त, जिसे अंग्रेजी में हम लोग इक्वेटर कहते हैं। क्या होता है इक्वेटर? बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा में। तो याद रखना, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा या इक्वेटर एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो देखो, हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी है? जियोइड है। कैसी है? जियोइड। मैंने अभी बताया ना, पूरी तरह से गोल नहीं है, ठीक है, मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट नहीं हूँ, आप समझ लेना गोल है। तो पृथ्वी के मध्य से यानी ग्लोब के बीचों बीच एक ऐसी लाइन खींच दी गई। ये लाइन नहीं है, पूरी तरह से क्या है, एक वृत्त है। अगर आप एक फुटबॉल ले लो, फुटबॉल के बीचों बीच आप एक लाइन खींचते जाओगे तो क्या बनेगा? एक वृत्त बनेगा। वृत्त क्या होता है? गोले को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। तो अगर आप फुटबॉल पर ऐसे लाइन खींचोगे तो क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। तो ये क्या कर रहा है? ये लाइन क्या कर रहा है? इस ग्लोब को दो भाग में विभाजित कर रहा है। तो देख रहे हो, मैंने क्या किया, ग्लोब को मान लेते हैं, जो गोला है ग्लोब है, और मैंने इसके मध्य से एक लाइन खींच दिया। इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? इसी लाइन को हम लोग विषुवत वृत्त कहते हैं। वृत्त क्यों लिखा? क्योंकि ये रेखा नहीं है, ये वृत्त है, क्योंकि ये ग्लोब के चारों ओर पाई जाती है, एक गोल आकार होता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है? वृत्त लिखा है। भूमध्य रेखा क्या करती है? या इसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर, ठीक है। भूमध्य रेखा क्या करती है? ग्लोब को दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है, बांट देती है। तो ऊपर वाले इस आधे भाग को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और नीचे वाले इस आधे भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो गोलार्ध में आपको डाउट नहीं लेना है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने ग्लोब के मध्य में एक लाइन खींच देते हैं, एक रेखा खींच देते हैं। इसी रेखा को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। ये विषुवत रेखा क्या करता है? ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट देता है। ऊपर वाले आधे भाग को हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे वाले आधे भाग को हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। याद रखना, इसका मान होता है, इसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। आपसे कोई पूछेगा विषुवत वृत्त का मान क्या होता है, तो याद रखना क्या मान होता है? 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा जो लिखा है उससे समझ लेते हैं। विषुवत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है। तो सबसे बड़ा जो बच्चों का डाउट है कि क्या पृथ्वी के ऊपर ये लाइन खींची गई है, तो याद रखना पृथ्वी के ऊपर ऐसी कोई लाइन नहीं खींची गई है। जितने भी लाइन है सब ग्लोब के ऊपर खींची गई हैं। तो ये जो विषुवत वृत्त है ये एक काल्पनिक यानी इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। तो विषुवत रेखा क्या करती है? विषुवत रेखा ग्लोब को दो बराबर भागों में बांट देती है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। अभी इसी लाइन को, इसी को हम लोग पृथ्वी मान लेते हैं, इस पृथ्वी के बीच में मान लेते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। तो इस लाइन के ऊपर उत्तर की तरफ जो भाग है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और इसके दक्षिण वाले आधे भाग को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत वृत्त को ही हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और इसका मान कितना होता है बच्चों? याद रखना 0 डिग्री होता है। इसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ठीक है, मुझे यकीन है कि आप विषुवत रेखा समझ गए होंगे। आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड लाइंस किसे कहते हैं। क्या होती है अक्षांश रेखाएं? पहले आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझो। मान लेते हैं हमारा ग्लोब है, ग्लोब के बीचों बीच एक रेखा खींच दी गई जिसका नाम है विषुवत रेखा। अब इसी विषुवत रेखा के समानांतर एक एक डिग्री के अंतराल पर ग्लोब के ऊपर कुछ रेखाएं खींची गई हैं। उन्हीं रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं।
कुछ इस प्रकार खींची गई है। ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से एक एक डिग्री ऊपर की तरफ और एक एक डिग्री जो है नीचे की तरफ यानी उत्तर की तरफ, और एक एक डिग्री के अंतराल पर दक्षिण की तरफ कुछ रेखाएं खींची गई हैं। कहाँ पे खींची गई हैं? ग्लोब पर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इधर होता है पश्चिम और इधर होता है पूर्व। ठीक है, थोड़ा सा मैं इक्वेटर का जो कलर है वो चेंज कर देता हूँ जिससे कि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। ये मैं मान लेता हूँ कि ये हमारा क्या है? ये हमारा विषुवत रेखा है। ठीक है, तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? थोड़ा सा इसको समझो आप लोग। अक्षांश रेखाएं जो हैं वे काल्पनिक रेखाएं हैं। पहली बात तो मैंने आपको बता दिया है, ग्लोब के ऊपर जितनी भी रेखाएं हैं वो सब काल्पनिक रेखाएं हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के ऊपर ये रेखाएं नहीं खींची गई हैं। ये सभी जितनी भी रेखाएं हैं ग्लोब के ऊपर खींची गई हैं। क्यों खींची गई हैं? ताकि हम लोग धरातल का अध्ययन अच्छे तरीके से कर सकें। तो याद रखना, अक्षांश रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर, आप चाहे जैसे बोलो, जो पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत वृत्त के समानांतर ध्रुवों तक खींची हुई है। तो इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। ए है उत्तरी ध्रुव, ए है दक्षिणी ध्रुव, ए है हमारा क्या? विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की तरफ एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाओं को अंग्रेजी में लैटिट्यूड लाइंस कहा जाता है। अक्षांश रेखाओं को अंशों में, अंश का मतलब होता है डिग्री में, मापा जाता है। प्रत्येक डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक मतलब विषुवत रेखा के समांतर एक एक डिग्री पर एक एक अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में दोनों तरफ ऐसे ग्लोब पर खींची गई हैं। विषुवत वृत्त के उत्तर की तरफ खींची गई रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं। तो याद रखना, ये हमारा क्या है? विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी अक्षांश रेखाएं। और जितने भी दक्षिण की तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में जितनी भी रेखाएं हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना। जैसे मैं आपके जानकारी के लिए यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दो। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 5 डिग्री ऊ, तो इसका मतलब क्या है? 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। यहाँ पे मैंने लिखा 5 डिग्री द क्यों लिखा? क्योंकि ये 5 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश रेखा है। ऊ का मतलब हो जाएगा उत्तरी अक्षांश, द का मतलब हो जाएगा दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी लिखा है, द लिखा है तो मतलब ये विषुवत रेखा के नीचे है। ऊ लिखा है तो यानी विषुवत रेखा के ऊपर रेखाएं स्थित हैं। दक्षिण की तरफ खींची गई रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। 90 अंश उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तो अक्षांश रेखाएं एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी? एक एक डिग्री के अंतराल पर खींचेंगे तो अगर यहाँ पे मैं एक कोण बनाऊंगा तो यहाँ पे आप देखोगे 90 अंश का कोण बनता है। तो यानी एक एक डिग्री पर अगर एक एक रेखा खींचोगे तो कुल उत्तर की तरफ कितनी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी? 90 हो जाएंगी। और दक्षिण की तरफ कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी? 90। यानी यहाँ से 0 से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे एक एक डिग्री पे खींचते जाओगे तो 90 इधर आएगा। यहाँ से 1 2 3 4 5 करके खींचते जाओगे तो 90 इधर आएगा। तो ये जो 90 डिग्री अक्षांश रेखा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। और जो 90 अंश यानी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिण ध्रुव कहते हैं। यानी इसको हम लोग दक्षिण ध्रुव कहते हैं और इसको हम लोग उत्तर ध्रुव कहते हैं। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार क्या होता है? घटता जाता है। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? तो याद रखना विषुवत वृत्त का। आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक दूरी बढ़ती है। जैसे जैसे हम अक्षांश रेखा से ध्रुवों की तरफ यानी इस तरफ या इस तरफ जाएंगे, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? उनकी जो दूरी है
वो घटने लगती है। कैसे घटने लगेगी? तो देखोगे यहाँ से ए छोटा हो गया, इतना दूरी हो गया, यहाँ से और छोटा हो गया, जो लंबाई है इसकी छोटी होने लगती है ध्रुवों की तरफ जाने पे। क्लियर हुआ? चलो आगे समझते हैं। अब हम समझेंगे कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं के बारे में जो परीक्षा में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दो, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? तो याद रखना 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा, जिसे अंग्रेजी में इक्वेटर कहते हैं। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको बना के बता देता हूँ कहाँ पे स्थित है ताकि आपको सही जानकारी। देखो ए 0 डिग्री है, ए क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखना विषुवत वृत्त कहते हैं। उसके बाद 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, तो 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। ये 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग उत्तरी ध्रुव कहते हैं। ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव मतलब दक्षिण की तरफ। 90 डिग्री यानी कि ये यहाँ पे क्या है? इसे हम लोग 90 डिग्री अक्षांश को क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। तो 90 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे एक रेखा जाती है, कितने डिग्री पे जाती है? याद रखना 23.5 डिग्री क्या है? उत्तरी अक्षांश है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्क रेखा हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे 23.5 डिग्री पे एक रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री क्या रहेगा? द लिखा रहेगा, यानी दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? मकर रेखा। ठीक है। उसके बाद 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पे एक रेखा और जाती है जिसका मान है 66.5 डिग्री उत्तरी। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे याद रखना, इसे हम लोग आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। कभी कभी आर्कटिक वृत्त लिखा होता है। तो याद रखना 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को उत्तर ध्रुव वृत्त, इसे क्या कहते हैं? उत्तर ध्रुव वृत्त भी कहते हैं। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिण ध्रुव वृत्त कहते हैं। वो कहाँ पे रहेगा? ग्लोब के ऊपर। आप उसकी स्थिति यहाँ पे देख सकते हो। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिण ध्रुव वृत्त भी कहते हैं। इसे हम लोग अंटार्कटिक वृत्त भी कहते हैं। तो याद रखना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं जो परीक्षा में इसके बारे में पूछा जाता है। तो आप थोड़ा सा इसको देख लेना। तो आइए आगे चलते हैं। अब हम समझेंगे देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, यानी लॉन्गिट्यूड लाइंस किसे कहते हैं। तो देखो हमारी पृथ्वी कैसी है? जियोइड है। ठीक है, कुछ इस प्रकार है। तो ए हो गया उत्तर ध्रुव, ए हो गया दक्षिण ध्रुव। तो उत्तर ध्रुव से लेके दक्षिण ध्रुव तक क्या किया गया है? 1-1 डिग्री के अंतराल पर, 1-1 डिग्री के अंतराल पर क्या किया गया है? कुछ रेखाएं खींची गई हैं। इन्हीं रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखाएं कहते हैं। उत्तरी ध्रुव से लेके दक्षिणी ध्रुव तक 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई रेखाओं को हम लोग क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। देशांतर रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं। तो याद रखना सभी रेखाएं क्या हैं? काल्पनिक हैं। जो विषुवत वृत्त को काटती हैं। तो यहाँ पे हमारा विषुवत वृत्त है। तो अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं? विषुवत वृत्त को काटती हैं। तो यहाँ से यहाँ पे जब रेखा जा रही है तो यहाँ पे आ गया विषुवत वृत्त, विषुवत वृत्त को काटती हुई जाती हैं। तो ये बात याद रखना। ठीक है, जो विषुवत वृत्त को काटती हैं और उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हैं। तो देशांतर रेखाएं क्या हैं? वे रेखाएं हैं जो क्या करती हैं? विषुवत रेखा को काटती हैं और उत्तर और
उत्तर से दक्षिण ध्रुव को जोड़ती हैं। ये उत्तर ध्रुव है और ये नीचे वाला क्या है, दक्षिण ध्रुव है, उसे जोड़ती हैं। सभी देशांतर रेखाएं एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। तो इस प्रकार कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो याद रखना 360। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, 360। कैसे है मैं बताता हूं। यहाँ पे कोई गोल चीज होता है, एक वृत्त होता है, तो उस वृत्त का मान कितना होता है, 360 होता है। तो अगर हम लोग एक एक डिग्री के अंतराल पर एक एक लाइन खींचेंगे तो कुल कितनी देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, याद रखना 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो याद रखना कुल कितनी है, 360 है, क्योंकि परीक्षा में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है देशांतर रेखाओं की कुल कितनी संख्याएं हैं, तो याद रखना 360 है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रमुख यामियोत्तर कहते हैं। आपसे ये भी पूछा जाता है प्रमुख यामियोत्तर किसे कहते हैं। तो ये हमारा हो गया ग्लोब। तो एक रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग प्रमुख यामियोत्तर भी कहते हैं। याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है प्रमुख यामियोत्तर रेखा का मान कितना है, तो याद रखना 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग प्रमुख यामियोत्तर कहते हैं। जो कहाँ से गुजरता है, ग्रीनिच। ग्रीनिच या ग्रीनविच दोनों का मतलब सेम होता है। किताब में ग्रीनिच लिखा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रीनिच लिखा। ग्रीनविच लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, जहां पर क्या है, ब्रिटिश की राजकीय वेधशाला है, वहां से ये रेखा गुजरती है। इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। तो देशांतर रेखाओं को लेकर मतलब 0 डिग्री किसे माना जाए, बहुत प्रॉब्लम खड़ा हो गया था। अगर आप एक फुटबॉल लेते हैं, फुटबॉल के ऊपर ऊपर और एक नीचे 2 बिंदु रख दीजिए, उस बिंदु को आप ध्रुव मान लीजिए, और उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ ऐसे एक एक लाइन खींचते जाइए एक एक डिग्री पर, तो टोटल कितने लाइन हो जाएगा, 360 लाइन हो जाएगा। अब किसी एक लाइन को आपको क्या करना पड़ेगा, 0 डिग्री मानना पड़ेगा। यहाँ पे तो अक्षांश रेखाओं में कुछ प्रॉब्लम था नहीं, यहाँ से एक रेखा खींच दिया गया, इसे हम लोग 0 डिग्री बोल दिया। लेकिन यहाँ की जो रेखाएं हैं लगभग हर रेखाएं एक समान हैं, तो किसी एक रेखा को हमें 0 डिग्री मानना जरूरी था। तो इसीलिए हमने क्या किया, लंदन के ग्रीनविच शहर से, जहाँ पे ब्रिटिश की राजकीय वेधशाला है, वहाँ से जो लाइन गुजरती है उसी लाइन को हम लोगों ने क्या मान लिया, प्रमुख यामियोत्तर यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया। क्लियर हुआ। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की तरफ देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देना। मान लेते हैं ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर से रेखा से लेके 180 डिग्री पूर्व की तरफ, इस तरफ पूर्व होता है, पूर्व की तरफ जितने भी रेखाएं हैं, यहां से मैं मान लेता हूं, यहां से एक एक रेखा खींचेंगे तो 180 डिग्री यानी 0 से लेके 180 डिग्री तक जितने भी रेखाएं इस तरफ हैं, पूर्व की तरफ हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। और 0 डिग्री से इस तरफ पश्चिम की तरफ, 0 डिग्री से लेके पश्चिम की तरफ यानी 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री पश्चिम की तरफ, यहाँ से एक एक लाइन खींचते जाएंगे तो ऐसे 80 डिग्री तक, यानी 0 से लेके 180 डिग्री तक पश्चिम की तरफ जितने भी रेखाएं हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पश्चिमी देशांतर कहते हैं। याद रखना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिमी देशांतर कहते हैं। क्लियर हुआ। एक बात और आपको समझना है, गोलार्ध कितने होते हैं, गोलार्ध 4 होते हैं। गोलार्धों को लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपका जो डाउट रहे वो पूरी तरह से क्लियर रहे। तो देखो, पृथ्वी पर क्या होता है, ऐसे एक रेखा खींच दिया, बीचों बीच खींच दिया तो ए हो गया उत्तर और ए हो गया दक्षिण। तो भूमध्य रेखा क्या करती है, भूमध्य रेखा ग्लोब को 2 बराबर या
धरातल या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो ऊपर वाले आधे भाग को हमने क्या किया, उत्तरी गोलार्ध कहा, नीचे वाले भाग को हमने क्या कहा, दक्षिणी गोलार्ध कहा। वैसे ही ये जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं क्या करती हैं, मान लेते हैं ये 0 डिग्री है और इसके ठीक पीछे जो रहेगा वो क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा इसके पीछे। ये हो गया 0 डिग्री और ये हो गया 180 डिग्री। यानी 0 डिग्री से लेके, यहां से समझो, ये हो गया 0 डिग्री, 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री पूर्व की तरफ जितने भी रेखाएं हैं उसे हम लोग पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं, और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वी गोलार्ध भी कहते हैं। आप समझो इसको, मान लेते हैं कि मेरा हाथ क्या है, एक ग्लोब है। अगर मैं इसे 2 भाग में ऐसे विभाजित कर दिया, गोल चीज है, इसे मैं 2 भाग में विभाजित कर दिया, तो आधा भाग ए बचा, आधा भाग ए बचा। तो आधे वाले इस भाग को हम लोग क्या कहेंगे, इस तरफ है, इस तरफ क्या होता है, पूर्व होता है। तो इस वाले आधे भाग को हम लोग पूर्वी गोलार्ध कहेंगे और इस वाले आधे भाग को हम लोग पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। तो गोलार्ध 4 होते हैं। तो 0 डिग्री से लेके पीछे 180 डिग्री है, तो क्या होगा, वो 2 भाग में विभाजित हो जाएगा। आप कोई गोल चीज लो या आप ग्लोब ले लो, आप देखो 0 डिग्री, ठीक उसके पीछे क्या रहेगा, 180 डिग्री वाला रेखा रहेगा। आप दोनों को अलग कर दो तो 2 बराबर भागों में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो इधर वाला जो है वो क्या है, पूर्वी गोलार्ध है। नहीं, मैं उल्टा बता रहा हूँ, हाँ, इधर वाला जो है वो पूर्वी है और इधर वाला जो है पश्चिमी गोलार्ध है। यहाँ पे देखो, ये वाला आधा भाग क्या है, पूर्वी गोलार्ध है। यानी 0 से 180 तक जो पूर्व की तरफ है उसे हम लोग पूर्वी गोलार्ध भी कहते हैं, और 0 से लेके पश्चिम की तरफ जो आधा भाग है उसे हम लोग क्या कहेंगे, पश्चिमी गोलार्ध कहेंगे। ठीक है, आप गोलार्ध को समझ गए होंगे। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। अब ग्रिड क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है, भाई ग्रिड क्या है। तो ग्रिड अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल है। तो ग्रिड क्या होता है, जाल होता है। यहाँ पे ध्यान दो, जाल कैसे होगा। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे इसमें फंस जाते हैं। ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। मैंने क्या किया, यहाँ पे देशांतर रेखाएं खींच दी 1-1 डिग्री पर, इसे मैं खींच देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो कौन सी आकृति बन रही है, ग्रिड का मतलब होता है जाल। तो मैंने यहाँ पे भूमध्य रेखा खींच दिया, भूमध्य रेखा के 1-1 डिग्री पर ऐसे और लाइन खींच दिया। अब देख रहे हो ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, जिसके कारण ग्लोब पर एक जाल बन जाता है। ग्रिड का मतलब क्या होता है, जाल होता है। ठीक है, तो ग्लोब के ऊपर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या है, जाल है। समझ में आ गया। तो ये जो रेखाएं हैं, इधर देख रहे हो, पश्चिम से पूर्व की तरफ जो लाइन गए है अक्षांश रेखाएं हैं, और उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ जो ये लाइन गई है ये देशांतर रेखाएं हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिलके क्या कर रही हैं, ग्लोब के ऊपर जाल बना रही हैं। इसी जाल को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रिड क्या है, तो आप क्या बताओगे, ग्रिड जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल है। क्लियर है, चलो आगे समझते हैं। मानक समय, मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में एक वीडियो दिखाया, 82.5 डिग्री रेखा को ही क्यों भारतीय देशांतर रेखा को ही क्यों भारत का भारतीय मानक समय माना जाता है। तो उस वीडियो को देख लेना, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मानक समय क्या होता है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा आप अपना बेस क्लियर करिए। पृथ्वी को अपने अक्ष पर यानी अपने ही जगह पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, लगभग 24 घंटे का वक्त लगता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में कितना समय लगता है, 24 घंटे का वक्त लगता है। तो चलो 24 घंटे को हम मिनट में बदलते हैं, तो यानी 24 गुणे 60 कर देंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि पृथ्वी जो है कितने मिनट पर अपने जगह पर एक चक्कर लगा लेती है। तो चलो गुणा करते हैं, 6 चौक 24 के 4, हाथ लगा 2, 6 दूनी 12, 13 14 हो गया, और ए 0 पीछे लिख दिया। तो यानी 1440 मिनट में क्या हो जाएगा, पृथ्वी अपने जगह पर एक चक्कर लगा लेती है। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है,
360 है, तो मैं क्या करूँगा 1440 भागे 360 कर दूंगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। मैं पहले से ही करके देखा था, आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ कर लेना, ठीक है। नहीं तो बोलोगे सर आप सॉल्व नहीं किए, ऊपर वाला तो सॉल्व किए नीचे वाला नहीं किए। भाई मैथ्स है, टाइम जाएगा, ठीक है, टाइम बचाना है अपने आप को। तो 4 मिनट मतलब क्या है, एक देशांतर रेखा घूमने में पृथ्वी को कितने समय का वक्त लगता है, तो याद रखना 4 मिनट का वक्त लगता है। पृथ्वी के ऊपर क्या है बेटा, देशांतर रेखाएं हैं, ऐसे से देशांतर रेखाएं हैं ना, ऐसे से देशांतर रेखाएं हैं। तो 1 डिग्री देशांतर रेखा को घूमने के लिए पृथ्वी क्या करती रहती है, घूमती रहती है हमेशा ना। कैसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो पृथ्वी घूमती रहती है, तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 है। तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर रेखा घूमने में कितना समय लगता है, तो याद रखना 4 मिनट का वक्त लगता है। तो याद रखना हर एक देशांतर रेखा पर अलग अलग टाइम होगा, क्योंकि हर एक देशांतर पर कितने समय का अंतर पाया जाता है, 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इस रेखा पर 12 बज रहे हैं, इस रेखा पर क्या बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। तो याद रखना पूर्व की तरफ समय आगे होता है और पश्चिम की तरफ समय क्या होता है, पीछे होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो सूर्य यहाँ पे होता है। तो पूर्व की तरफ सूर्य सबसे पहले आता है, इसलिए पूर्व की तरफ समय आगे होता है और पश्चिम की तरफ समय क्या होता है, पीछे होता है। अगर मान लेते हैं कोई एक देशांतर रेखा है, अगर इस पे 12 बज रहा है, तो यहाँ पे कितना बजेगा, 12 बज के 4 मिनट हो जाएगा, क्योंकि 1 डिग्री यहाँ से दूर है। अगर मैं पीछे की बात करूं तो यहाँ कितना बज जाएगा, 11 बज के 56 मिनट हो जाएगा, क्योंकि हर एक देशांतर रेखा पे क्या होगा, 4-4 मिनट का अंतर पाया जाता है। मैंने जो वीडियो जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो एक वीडियो दिखाया था अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, वो वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बहुत डीप में बताने की कोशिश किया है। हालांकि मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड 6 है, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक डाउट है, मानक समय क्या होता है, तो आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी को एक देशांतर रेखा घूमने में 4 मिनट का वक्त लगता है। तो इस प्रकार क्या रहेगा, अलग अलग देशांतर रेखाओं पर अलग अलग समय रहेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे देखो, भारत जो है 68, भारत जो है 68 देशांतर रेखा से शुरू हो रहा है और 97 पूर्वी देशांतर पर खत्म हो रहा है। भारत की शुरुआत कहाँ पे हो रही है, 68 पूर्वी देशांतर से भारत शुरू हो रहा है और 97 पूर्वी देशांतर पर भारत क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो यहाँ पे बीच में बहुत सारे देशांतर रेखाएं होंगी और इन देशांतर रेखाओं में क्या होगा, टाइम का अंतर होगा। आप इसको ऐसे समझो, जैसे मैं मान लेता हूँ 97 - 68 कर लेता हूँ। चलो भाई इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से एक उधार लिया, ए हो गया 17, 17 में से 8 गए, हो जाएगा यहाँ 9, फिर यहाँ पे हो गया 8, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 29। तो भारत के ऊपर कुल कितनी देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, तो याद रखना कुल 29 देशांतर रेखाएं भारत के ऊपर गुजरती हैं। तो अगर मैं इसके कुछ पॉइंट है यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, अगर मैं पॉइंट ले लेता हूँ तो लगभग जो है 30 देशांतर रेखाएं जो हैं भारत के ऊपर होकर गुजरती हैं। तो अगर हम लोग 30 गुणे 4 करें, ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि पृथ्वी को एक देशांतर रेखा घूमने में 4 मिनट का वक्त लगता है। तो भारत के ऊपर कुल लगभग 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं, तो 30 गुणे 4 करेंगे तो हमें टाइम थोड़ा सा समझ में आएगा। थोड़ा सा इसको देखो, 4 0 0 यानी 4 शून्य शून्य 4 तिहाई 12, 120 मिनट। 120 मिनट को अगर हम 60 मिनट से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 घंटा हो जाएगा।
अगर हम मिनट को घंटे में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार 120 मिनट क्या होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 घंटे। यानी कि भारत के इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक पृथ्वी को घूमने में समय का अंतर कितना पाया जाएगा, 2 घंटे का अंतर पाया जाएगा। इस प्रकार अगर यहाँ पे मान लेते हैं पूर्व की तरफ है, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि 12 बज रहे हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे सुबह के 10 बजने चाहिए, क्योंकि टाइम में अंतर है। ए पूर्व की तरफ है तो यहाँ पे समय आगे रहेगा, और ये पश्चिम की तरफ है तो समय पीछे रहेगा। अगर यहाँ पे दोपहर में 12 बज रहे हैं और ये पीछे है तो यहाँ पे सुबह के 10 बजने चाहिए, क्योंकि 2 घंटे बाद ए वाला भाग घूम के यहाँ पे आएगा। तो इस प्रॉब्लम को, यानी हर जगह पे जो अलग अलग टाइम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, मानक समय बनाया गया। यानी हर देश क्या करेगा, अपने हिसाब से अपना घड़ी बनाएगा, उसके हिसाब से वहाँ का समय का जो निर्धारण रहेगा वो करेगा। तो भारत ने क्या किया, भारत ने क्या किया समझ लेते हैं। पहले थोड़ा सा मिटा दूं। चलो भाई मिट गया। भारत ने क्या किया, यहाँ पे ध्यान दो। भारत ने यहाँ पे 82.82 जो पूर्वी देशांतर रेखा है ए वाली, इस देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा माना। एकदम बीचों बीच है। भले ही आपको यहाँ पे इधर आपको स्थल ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए आपको लगता है कि ये बीचों बीच नहीं, एकदम बीचों बीच है। कैसे, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। 97 पे भारत खत्म होता है, 68 से शुरुआत होता है, तो 97 माइनस 68 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29। अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था। अभी 29 आ गया। 29 को हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग क्यों देंगे मैं बताऊंगा। चलो 2 से भाग दे लेते हैं। 29 भागे 2 करते हैं, 2 एक कम 2, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 9, 2 चौक 8, आ गया 1, लगा दिया डेसिमल यानी दशमलव, आ गया 0, 2 पच्चे 10, आ गया 0। कितना आ गया, 14.5, 14.5 आ गया। तो देखो ए भारत के मध्य से, इसको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे 68 से क्या हो रहा है, 68 से भारत की शुरुआत हो रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, 68 और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, 97 में। तो 97 से 68 को माइनस किया तो कितना आ गया, 29 देशांतर रेखाएं आ गई। 29 देशांतर को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए मैंने 2 से भाग दे दिया। तो 2 से जब भाग दिए तो कितना आ गया, 14.5 आ गया। तो चलो 68 में जो है 14.5 ऐड कर देते हैं। यहाँ पे डेसिमल आ गए यानी दशमलव आ गए 5, 8 4 12 के 2, हासिल 1, 6 1 7 1 8, कितना आ गया, 82.5 डिग्री। प्रूफ हो गया ना। तो इसीलिए हमने क्या किया, इस रेखा को यहाँ से जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, इसे हम लोगों ने क्या किया, भारतीय मानक समय रेखा मान लिया। यहाँ के लोग 1 घंटा टाइम में एडजस्ट करेंगे और यहाँ के लोग भी क्या करेंगे, 1 घंटा टाइम का एडजस्टमेंट करेंगे। क्लियर हुआ। आइए आगे समझते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, देशांतर और समय रेखा। अच्छा, देशांतर का यूज क्यों किया जाता है, तो याद रखना, देशांतर और अक्षांश रेखाओं की सहायता से हम लोग किसी भी जगह का सही सही स्थान पता कर सकते हैं, यानी लोकेट कर सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पे पाई जाती है, और इसी के हिसाब से हम लोग समय का निर्धारण भी करते हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से हम लोग समय का निर्धारण भी करते हैं और लोकेशन का सही पता भी लगाते हैं। तो ये बात याद रखना। तो एक प्रश्न आता है, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं। अगर मान लेते हैं भारत में शाम के 5:30 बजे हैं, तो उस समय लंदन में क्या टाइम हुआ होगा, तो समझ लेना लंदन में 12 बजा होगा, दोपहर के 12 बजे होंगे। तो ऐसा क्यों, तो इसका उत्तर है, भारत ग्रीनविच के कहाँ पे स्थित है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तथा यहाँ का जो समय है ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा जो है आगे है। इसलिए जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो लंदन में क्या रहेगा,
दोपहर का 12 बजा रहेगा। यहाँ पे देखो, मान लेते हैं ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री जो है कहाँ का स्थानीय मानक समय है, तो याद रखना ग्रीनविच यानी लंदन का मानक समय है। और भारत का कितना है, 82.5 है। तो अगर आप 82.5 गुड़े 4 करके देखोगे तो कुछ आ जाएगा लगभग 330। एक बार कर लेना, मैं ऐसे अनुमान लगा रहा हूँ 330 आएगा। और 330 मिनट है, 330 मिनट भागे 60 करोगे तो क्या होगा, 5.5 घंटा आ जाना चाहिए। नहीं आएगा तो कमेंट करके जो सही रहेगा वो बता देना, ठीक है। अगर गलत रहेगा तो सही कर लेना, सही है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो, जो ग्रीनविच है उसका जो स्थानीय मानक समय वो कितना है, 0 डिग्री है। और भारत का 82.5 डिग्री है। यानी यहाँ से यहाँ तक, भारत तक कितनी देशांतर रेखाएं हैं, 82.5 देशांतर रेखाएं हैं। अब इन देशांतर रेखाओं को 4 से गुणा किया, क्यों किया, क्योंकि एक देशांतर रेखा घूमने में 4 मिनट का वक्त लगता है। यानी यहाँ से यहाँ तक घूमने में कितना मिनट लगेगा, 330 मिनट का समय लगेगा। 330 को 60 से भाग देंगे तो घंटे में यानी 5.5 घंटा आएगा। तो भारत जो है पूर्व की तरफ है, इसलिए यहाँ पे समय क्या रहेगा, आगे रहेगा। और लंदन जो है पीछे है, पश्चिम की तरफ है, इसलिए यहाँ पे समय क्या रहेगा, पीछे रहेगा। तो इसका मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है। भारत जो है ग्रीनविच के पूर्व की तरफ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, तथा यहाँ का समय जो है ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा जो है आगे। इसलिए जब भारत में शाम के 5:30 बजेंगे तो इससे 5 घंटा आप जब पीछे जाओगे तो कितने बज जाएंगे लंदन में 12 बजे होंगे, ठीक है। आइए आगे समझते हैं। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में गहराई से समझाऊंगा, जो इसी लेसन का एक टॉपिक है। उसको मैंने छोड़ दिया, उसको मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।